और अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला गया तो क्या हो सकता है सोचिए। पहले जान लेते हैं, क्लिप देखिए। पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, माशी बदहाली जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर हैं और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेला जाए। पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, क्यों है? पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंचाने का सेहरा किसके सर जाएगा? कोई ये जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं है। कोई एक खुदा का बंदा ये बताने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में पहुंचाने वाले आखिर हैं कौन। आज पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। अब इसके लिए FATF ने पाकिस्तान को कानून साजी की भी हिदायत की। अब ये कानून साजी थी एक कौमी मामला, ये कानून साजी इस मुल्क के लिए जरूरी थी, ये कानून साजी इस मुल्क के अवाम के लिए जरूरी थी। इस कानून साजी से ना हुकूमत को कोई खास फायदा होना था और ना ही ऑपोजिशन को। इसका फायदा अगर होना था तो किसको? मुल्क को। और हुकूमत, ऑपोजिशन, अवाम तीनों को। एक सवाल, ऐवान क्यों बनाया गया? पार्लियामान क्यों बनाया गया? क्यों जमहूरियत को ही मुल्क की बका कहा गया? क्योंकि जमहूरियत के जरिए मुंतखब अफराद ऐसी कानून साजी करते हैं जो रियासत को मजबूत और कौम को महफूज कर सके। अब आज मुझे इस बहस में जाना ना पड़ता कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को किसने पहुंचाया। अगर हमारे ऐवान, हमारे पार्लियामान से वो बिल मुस्तरद ना होते जिनको मंजूर कर लेने से पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट में निकलने का इम्कान रोशन हो सकता था। और अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला गया तो क्या हो सकता है सोचिए। पहले जान लेते हैं, क्लिप देखिए। पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, माशी बदहाली जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर हैं और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेला जाए। पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाने से फायदा ना सिर्फ हुकूमत को होना है बल्कि ऑपोजिशन, और ये फायदा पूरे मुल्क को होगा, कौम को होगा, मुल्क की मईशत को होगा। हुकूमत और ऑपोजिशन को ये बिल मंजूर होने थे पार्लियामान से, क्योंकि पार्लियामान बनाया ही इसलिए गया कि वहां ऐसी कानून साजी की जाए जिसका फायदा राह रास्त मुल्क को हो, कौम को हो। और खुशखबरी ये है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो कानून साजी होनी थी वो नहीं हो सकी, बल्कि जो बिल मंजूर होने थे वो ऑपोजिशन की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए कि इमरान खान साहब अब जल्द अज जल्द इस्तीफा दे दें। अब ये तो ऑपोजिशन के लिए आप समझ लें कि सियासी तौर पर एक प्लस पॉइंट साबित होगा, लेकिन अफसोस इस बात का कि इस मुल्क की सियासत में कोई जीते ना जीते, मुल्क और कौम जरूर हार जाते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में ऐसे ही चलते हैं। सब पानी नलकों में नहीं है, सड़कों पर है, और बिजली भी तारों में नहीं बल्कि सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती है। अब ये सिंपल सा सवाल है कि पानी को नलकों में और बिजली को तारों में वापस कब तक लाएंगे? मजीद 12-13 साल दरकार है आपको। पर आपने देखा होगा पहले के बनिस्बत पानी हमने काफी हद तक बहुत जल्द निकाल दिया है। शाहरा फैसल जैसे काफी मेन एरियाज थे, वो सुबह को ही आज सुबह को मैं 7 बजे निकला था उमरकोट के लिए, क्योंकि मैं फोकल पर्सन हूँ चीफ मिनिस्टर का फॉर फ्लड रिलीफ इन उमरकोट। तो मैं 7 बजे सुबह को निकला था, सारे रास्ते साफ थे। पर ऑफकोर्स इश्यूज हैं और वो इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे हमारे नाले साफ करने से। पहले कहते थे पीपल्स पार्टी नाले नहीं साफ कर रही तो आप ये NDMA को दे दो। NDMA ने आके भी हमारे साथ नाले साफ किए। नाले साफ हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। नाले साफ करने से ये मसला हल नहीं होगा।
जब तक हम इंक्रोचमेंट्स नहीं हटाएंगे। अब ये इंक्रोचमेंट्स की बात आ जाती है जी, इंक्रोचमेंट किसकी है? तो इंक्रोचमेंट तो उन्हीं की है जो सारी कराची में भत्ताखोरी करते रहे, बोरीबंद लाशें लोगों के घरों पे भेजते रहे, उन्हीं के इंक्रोचमेंट्स हैं। 30-35 साल से ये पार्टी जो है सो अलग अलग गवर्नमेंट्स में इक्तदार में रही है और इसीलिए हमने अब कमेटी फॉर्म करने भी एग्री किया। तालपुर साहब, सूबाई हुकूमत तो आप लोगों की रही ना, तो आप लोगों ने क्यों ना रोका? ये माफिया था क्या जिनको आप लोग रोक ना सके? आप इतने बेबस क्यों रहे इस माफिया के आगे? रोकने की बात नहीं है, बात यह है कि ये जो इंक्रोचमेंट, बल्कि ना सिर्फ सूबाई हुकूमत, आप लोग तो विफाक में भी रहे हैं एक अरसा। हमने ये व्हाइट पेपर तो प्रिपेयर कर दिया ना मुराद अली शाह साहब ने, जो आपको 2-3 दिन में हम पेश कर देंगे कितनी इंक्रोचमेंट्स हैं, किसकी इंक्रोचमेंट्स हैं और उन इंक्रोचमेंट्स को कौन ओन अप कर रहा है, तो सारा हमारे सामने आ जाएगा। बाकी रही बात इनको हटाने की, तो इनको हटाना इतना आसान नहीं था। एक तरफ से इनको हटाना पॉलिटिकल प्रेशर जो हम फेस कर सकते हैं, उसके साथ साथ फिर चेयरमैन बिलावल के ऑर्डर्स के आप इनको फौरी तौर पे हटाएं और साथ में जिन जिन को हटा रहे हैं उन सबको आप ऑल्टरनेट लोकेशन भी ढूंढ के दें। तो अब एक पेज पे है, अल्लाह करे अल्लाह अकल दे, हम सबको पीटीआई MQM सारे जो हमारे साथ अभी इस कमेटी में आए हैं, ये तो डिसाइड हो चुका है, इट्स ऑलरेडी बीन डिसाइडेड दैट राइट आफ्टर द फ्लड इज ओवर, नेक्स्ट मंथ से हम इंक्रोचमेंट्स हटाना शुरू कर देंगे और उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंक्लूडेड होगा, उसमें सिंध पुलिस होगी और उसमें पाकिस्तान रेंजर्स होगी। तो इसको लेट्स सी जो आप कह रहे हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, मैं नकवी साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करती हूँ आपकी इजाजत से, फिर आपको दोबारा मौका देती हूँ। नकवी साहब, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं, आप वैसे पहले भी सुन पा रहे थे, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, आई होप कि अब आपकी आवाज ठीक आएगी। तो मेयर कराची साहब को आपने भी सुना कि बकायदा रोना ही शुरू कर दिया उन्होंने। अब आप सोच रहे हैं कि एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी जब देख रहा है, प्रोग्राम देख रहा है या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा है, उनको रोता हुआ देख रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स होंगी? आप फील कर सकते हैं कि मेयर कराची, इतने बड़े शहर का मेयर, इतना बड़ा ओहदा, और MQM बहुत पुरानी जमात है, कराची में बकायदा काबिज है। अब वसीम अख्तर साहब ऐसे रोना रो रहे हैं, लेकिन कुर्सी से भी चिमटे रहे इतने अरसे तक, कभी रिजाइन ना दिया, कुर्सी छोड़ने की हिम्मत ना हुई, लेकिन जब कुर्सी जाने का वक्त आया तो रोना शुरू कर दिया। फिर साथ ही ड्रामे के अल्फाज बोले, मतलब ये ड्रामा नहीं था तो और क्या था? पूरे पाकिस्तान में मिसाल बनी हुई है। हाँ, ऐसी जबरदस्त है कि कोई एक नाजिश बिल्डिंग इस शहर में नहीं बनती और बिल्डिंग। अच्छा, मेरे ज़हन में सवाल है बातों से, एक मिनट तैमूर साहब से मेरे सवाल पूछने हैं। नकवी साहब 1 मिनट दीजिएगा जरा। तैमूर साहब, आपने नकवी साहब की बातें भी सुनी, उसका भी यकीनी तौर पे आप जवाब देना चाह रहे होंगे, साथ जरा मेरा सवाल भी सुन लें। आप लोग NFC अवार्ड के तहत अपना हक मांग रहे हैं, मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगे, आपका हक है और आपको मिलना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले जो NFC अवार्ड के तहत जितनी भी रकम आप लोगों को मिली है, सर जरा बता दें कि लगी कहां पर है? सबसे पहले तो नकवी साहब की बातें मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि वो हमें बता रहा कि हम गवर्नेंस कैसे करें और हम क्या करें। जिन लोगों ने 2 साल में पाकिस्तान का खसारा 23 ट्रिलियन से 42 ट्रिलियन तैमूर साहब, आपको हंसी आ रही है और मुझे कराची की सूरत पे रोना आ रहा है, बस ये डिफरेंस है ना। सियासतदान बन के फिर आप लोगों की सोच ही बदल जाती है। तैमूर तालपुर साहब कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ ने बहुत गुनाह कर दिए, आप वो गुनाह क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? आपको तो 12 साल हो गए, हम जी नकवी साहब, तैमूर साहब का जवाब सुन ले पहले। अच्छा, फिर दोस्त साहब आपने तैमूर साहब का जवाब सुन ले, मैं फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी नकवी साहब जरा सब्र रखें जी, थैंक यू वेरी मच। जी तो जिन लोगों ने नकवी साहब आप सुनिएगा प्लीज, मैं फिर आपकी तरफ आती हूँ। जिन लोगों ने डॉलर की प्राइस कहां पहुंचा दी, पेट्रोल की प्राइस कहां पहुंचा दी, जिन्होंने दवाइयों की प्राइस कहां पहुंचा दी, आटे की प्राइस क्या थी नवाज शरीफ के टाइम पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाइम पे, आज आटे की प्राइस क्या है, चीनी की प्राइस क्या थी उस वक्त पे, आज क्या है चीनी की प्राइस। तो ये इनको बात ये जो है ना सूट नहीं करती, इन पे ये बात रचती नहीं है कि ये हमें क्रिटिसाइज करें। बाकी आपका क्या सवाल था? जी मेरा सवाल NFC अवार्ड के हवाले से था कि जो पहले रकम मिली थी वो लगी कहां पर तैमूर तालपुर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहिबा, कराची के जो अस्पताल हैं वो दे आर द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान और अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स 60% जो लोग इलाज कराते हैं सिंध के अस्पतालों से, कराची के अस्पतालों से, वो गंबट के अस्पतालों से, वो आर नॉट सिंधीज, नॉट लिविंग इन सिंध, वो पाकिस्तान के बाकी शहरी हैं, पंजाब से आते हैं। हर प्रोग्राम में फिर ऐसी बातें शुरू करते थे, मुझे फिर पूछना पड़ जाता है, जरा 5 हॉस्पिटल्स के नाम बता दें जो बेस्ट हैं आपकी नजर में। NICVD इज वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड, हमारा NICH इज नोन एवरीवेयर, उसकी तारीफ हो रही है। अच्छा नकवी साहब सुनते जाइए, किसके जवाब आपसे लूंगी जी।
इंस्टीट्यूट, ठीक है, गंबट के अंदर आगे दैट इज नाउन इंस्टीट्यूट। हमारा जो किडनी का है अपना, दैट इज नोन एवरीवेयर, उसकी तारीफें हो रही हैं, हर सूबे में से कर रही हैं। आज अगर आप कंपेयर करेंगे उसको विद एनी अदर मेडिकल स्टोर तो सब आके मानते हैं ना। आप कभी डॉक्टर साहबा कराची आए, लेट मी शो यू अराउंड। हमारे जो रस्तों की हालत होती थी कराची के, जितने फ्लाईओवर्स बने हैं पिछले 4 साल अभी तो मैं आऊंगी तो मुझे पानी ही पानी नजर आएगा, वहां तक पहुंचूंगी कैसे?